जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राजनीति एक्सपर्ट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या ख़त्म होगा ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के ऊपर सुनवाई चल रही है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो संवैधानिक है या नहीं है, क्या उसको समाप्त कर दिया जाए, क्या ये संविधान का उल्लंघन करता है, क्या ये आरक्षण देना उचित है। इन सभी मामलों के ऊपर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है और इसका कोई फैसला अभी तक आया नहीं है। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे जो फैक्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला है वो क्या है। इसमें आज के जो हमारे मुख्य सवाल रहेंगे वो रहेंगे ईडब्ल्यूएस मामला क्या है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े मुद्दे व सुनवाई का आधार। ये जो सुनवाई हो रही है ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर उसका आधार क्या है, आखिर क्यों हो रही है। 103वां संविधान संशोधन, जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था वो क्या है, ईडब्ल्यूएस का दर्जा कैसे निर्धारित किया जाए, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो उसका जो लाभ है, ये लाभ किन लोगों को मिलना चाहिए और ये किन को नहीं मिलना चाहिए, ये कैसे निर्धारित किया जाए, ये भी इस सुनवाई का एक हिस्सा है। कोर्ट की सुनवाई में अब तक क्या हुआ है, जो अभी तक सुनवाई इसकी हो चुकी है, ये मंगलवार से शुरू हुई थी और अभी तक इसमें क्या क्या हो चुका है और किन मुद्दों को उठाया गया है, किन के ऊपर चर्चा की गई है, वो सभी मुद्दे हम इस वीडियो में देखेंगे। और अंत में केंद्र सरकार का इसके लिए क्या रुख है, जो केंद्र सरकार है उसका क्या कहना है इन सब के लिए। ईडब्ल्यूएस मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग को नौकरी और प्रवेश में मिलने वाले 10% आरक्षण के मामले में सुनवाई शुरू की है। ईडब्ल्यूएस के तहत जो 10% आरक्षण दिया जाता है उसके संबंधित ये सुनवाई है। क्या ये उचित है या फिर अनुचित है, क्या ये संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल है, क्या 103वां अधिनियम संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है या नहीं। इसी संशोधन के जरिए सरकारी नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले तो जो ईडब्ल्यूएस है इसके द्वारा कितना आरक्षण दिया जाता है, 10%, ठीक है। और ये किस चीज़ में दिया जाता है, एक तो ये दिया जाता है नौकरियों में और दूसरा दिया जाता है जो प्रवेश होता है, एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें जो 10% आरक्षण दिया जाता है, क्या ये उचित है। इन्हीं मुद्दों को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर बहस जो है चल रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण से जुड़े मुद्दे व सुनवाई का आधार, ये जो पूरा मामला है इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्यों कर रहा है, उसका आधार क्या है, कौन कौन से इसमें जज हैं, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्स में ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित मामला था उसमें इनमें से कौन से जज नहीं थे। तो अगर आपको इनका नाम पता होगा तो आप उस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। 5 जजों की संविधान पीठ में मुख्य न्यायाधीश यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस बी पारदीवाला और जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। इस संविधान पीठ ने बीते हफ्ते ही तय किया था कि संविधान संशोधन की वैधता है या नहीं। इसकी जांच करने के लिए 3 प्रमुख आधार तय किए गए हैं। ये जो पूरा मुद्दा है, इस मुद्दे के लिए कितने आधार तय किए गए हैं, 3। इन 3 आधारों पर जो है मामले में सुनवाई की जाएगी और उन्हीं के आधार पर इससे संबंधित जो भी फैसला आएगा वो फैसला दिया जाएगा। तो ये 3 आधार जो हैं वो इसके क्या क्या हैं। क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की अनुमति देने के लिए किया गया संविधान संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसमें जो है 10% आरक्षण दिया जाता है और केंद्र में 49.5 आरक्षण जो है पहले से दिया हुआ है। जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य जो कैटेगरीज हैं उन सब का जो आरक्षण है वो मिलाकर कितना हो गया, टोटल 49.5। और संविधान के अनुसार अधिकतम जो आरक्षण दिया जा सकता है वो सिर्फ 50% दिया जा सकता है
और अब 10% जो है 2019 में EWS को दे दिया गया है। कब दिया गया था? 2019 में। तो अगर इस 49.5 में हम 10% ऐड करते हैं तो ये 59.5% हो जाता है, यानी कि लगभग 60% जो है आरक्षण दिया जा चुका है। और संविधान में आरक्षण सिर्फ कितना दिया जा सकता है? 50%। तो इन लोगों का कहना है कि अगर 50% अधिकतम सीमा है तो फिर ये 60% कैसे हो गया, 60% कैसे हो गया? ये पहला मुद्दा तो इन लोगों का ये है। दूसरा है, क्या OBC, SC और ST वर्ग के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को EWS कोटे से अलग रख के संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है? जो SC, ST और अन्य जो कैटेगरीज हैं उन सभी को EWS से अलग रखा गया है। क्या ये संविधान के मूल जो संरचना है, मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन किया गया है? क्या ये इसके खिलाफ है? क्योंकि जो EWS के तहत जो आरक्षण दिया जाता है वो इन जो कैटेगरीज हैं SC, ST, इनको नहीं दिया जाता। इनके जो वीकर्ड सेक्शन है इकोनॉमिकल, उनको नहीं दिया जाता। तो क्या ये इसका उल्लंघन है? जो समानता की अवधारणा है, समानता की अवधारणा, क्या ये उस अवधारणा का उल्लंघन नहीं है? ऐसा इन लोगों का कहना है। और जो तीसरा पॉइंट इसमें रखा गया है वो है, इस कानून से राज्य सरकारों को निजी संस्थानों में दाखिले के लिए जो EWS कोटा तय करने का अधिकार दिया गया है, क्या वह संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या नहीं? जो दाखिले में EWS को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि जो जनरल कैटेगरीज हैं, आप एक एग्जाम्पल लीजिए, उनको 10% आरक्षण दे दिया गया है। तो अगर मानिए 100 सीटें हैं किसी में, उसमें से जो 10 सीटें हैं वो तो इनके लिए आरक्षित हो गई हैं। तो इनका कहना है कि क्या ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? समानता की जो अवधारणा है या जो शिक्षा की अवधारणा है उसको ये प्रभावित नहीं करता है। तो इस प्रकार से इनके ये जो 3 पॉइंट हैं या 3 मुख्य बिंदु हैं इस मामले को लेकर, इसके संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। अब हम देखते हैं 103वां संविधान संशोधन क्या है। जो 103वें संविधान संशोधन की फिलहाल जो चर्चा हो रही है EWS आरक्षण को लेकर, यह संशोधन क्या है? जनवरी 2019 में देश में EWS आरक्षण की अधिसूचना जारी की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 2019 में। अब जो ये मामला चल रहा है तो एग्ज़ाम आपके जो निकट भविष्य में होने वाले हैं या फिर उसके बाद भी जो भविष्य में एग्ज़ाम होंगे उसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि EWS की जो अवधारणा है या फिर EWS आरक्षण जो है वो कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था जनवरी 2019 से। संविधान के 103वें संशोधन के आधार पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ये अधिसूचना जारी की। इसके जरिए नौकरी और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दिया गया। ठीक है, इसके जो आरक्षण के 2 आधार हैं वो क्या क्या हैं? नौकरी और शिक्षा। इसका लाभ उन लोगों को मिलता है जिन्हें SC, ST या OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। उनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख से कम है। हालांकि इसके साथ ही आरक्षण को लेकर कुछ शर्तें भी थी। इसकी जो मुख्य शर्त है वो है कि परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो 8 लाख से अधिक जो लोग कमाते हैं वो EWS में नहीं आते हैं। इससे नीचे जितने भी हैं वो सभी इसमें आते हैं। और एक ये काफ़ी बड़ी जो संख्या में लोग हमारे भारत में हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। और SC, ST और OBC को जो है ये आरक्षण नहीं दिया जाता। इसके अलावा जो लोग बच गए उनको भी अगर हम देखें तो ये कैटेगरी जो है बहुत बड़ी हो जाती है। EWS का दर्जा कैसे निर्धारित किया जाए? अब जो EWS आरक्षण दिया जा रहा है आर्थिक आधार पर, इसका जो निर्धारण है वो आर्थिक आधार ना होकर क्या होना चाहिए, ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला रखा गया है। EWS कोटा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। इन पर सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक पीठ गठित की गई थी। ठीक है, मंगलवार से इस पीठ ने इस पर सुनवाई शुरू की। EWS कोटा का विरोध करने वाला सबसे प्रमुख नाम
तमिलनाडु की सत्ता में बैठी पार्टी डीएमके है। ठीक है, कौन सी पार्टी है? तमिलनाडु की डीएमके। अगर आपसे पूछा जाए कि जो ईडब्ल्यूएस मामला है उसके विरोध में सबसे प्रमुख पार्टी या फिर सबसे ज़्यादा उसका विरोध किसने किया है, तो वो किया है डीएमके ने। और ये कहाँ की पार्टी है? तमिलनाडु की। डीएमके का कहना है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। इसका एक तर्क ये भी है कि लोगों के सामाजिक पिछड़ेपन को कम करने के लिए आरक्षण दिया जाता है। ये आरक्षण उन लोगों के लिए होता है जो सामाजिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं। आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण एक तरह का मजाक है। इनका कहना है कि जो सामाजिक तौर पर प्रताड़ित रहे हैं उन लोगों को ये दिया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है वो देना एक तरह से मजाक है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इनका कहना है कि जो लोग रियल में इस कैटेगरी में आने चाहिए ईडब्ल्यूएस में, उन लोगों को इसका जो है लाभ नहीं मिल रहा है, उन लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। और इसके अलावा जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि जो इनका दायरा है, जो आर्थिक आधार पर जो ये आरक्षण दिया जा रहा है उस आधार को बदल देना चाहिए और सामाजिक तौर पर जो प्रताड़ित हैं उन लोगों को ये आरक्षण दिया जाना चाहिए, ना कि आर्थिक स्थिति के आधार पर ये जो आरक्षण है वो दिया जाना चाहिए। कोर्ट की सुनवाई में अब तक क्या क्या हुआ है? जो अब तक कोर्ट की सुनवाई हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या मामले रखे गए हैं, किन चीज़ों के ऊपर बहस हुई है। पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र का ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे की तरह से उल्लंघन करता है। कई तरह से जो है इसका उल्लंघन करता है। जो 10% जो रिजर्वेशन है वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसके जो है अनुकूल नहीं है। यह संशोधन आरक्षण की 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। किस प्रकार से करता है वो मैंने भी आपको बताया कि ईडब्ल्यूएस को अगर हम ऐड करते हैं तो ये 60% के लगभग हो जाता है, जो कि संविधान की अवधारणा है उसका जो है उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, जाने माने शिक्षाविद प्रोफेसर मोहन गोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखी। मोहन गोपाल हैं, इनका कहना है कि 103वां जो संविधान संशोधन है वो संविधान के ऊपर हमला करता है। हमला किस प्रकार से करता है वो आपने देख ही लिया है कि जो संविधान की अवधारणा है ये उससे बाहर जा रहा है और जो समानता की अवधारणा है उसको भी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, इस कोर्ट ने वंचित समूहों के प्रतिनिधित्व के साधन के रूप में आरक्षण की अवधारणा को उलट दिया है। जो वंचित समूह है उनको ना मिलकर अन्य जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और ये संविधान की जो अवधारणा है उसके खिलाफ है, उसको उलट रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ केवल अगड़े वर्गों तक सीमित है। जो अगड़े वर्ग का मतलब है जो लोग इकोनॉमिकल वीकर नहीं हैं वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। किस प्रकार से उठा रहे हैं? तो जो 8 लाख की सीमा जो तय की गई है इसका मतलब है कि प्रति माह लगभग जो लोग 65,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, कितना कमा रहे हैं? 65,000, वो लोग भी इसमें शामिल हैं। जबकि भारत की प्रत्येक परिवार की आय इससे बहुत कम है और जिनको रियल में ये मिलना चाहिए वो लोग तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हैं। और उनसे जो ऊपर के जो लोग हैं जिनकी आय 65,000 रुपये के अंदर आ रही है वो लोग इसका अधिक फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे कि मानिए आप प्रति परिवार की जो आय 25,000 रुपये अगर हम लेके चलें, इससे कम जो है वो काफ़ी लोग हैं, लेकिन ये 25,000 तक की जो आय वाले लोग हैं वो इसका फ़ायदा ना उठाकर 25,000 से 65,000 के बीच के जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा ज़्यादा उठा रहे हैं। इसका परिणाम समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है और यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। यह कोटा आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का एक प्रयास है। इनका कहना है कि आरक्षण की जो अवधारणा है ये उसको नष्ट कर रहा है, ये इसके खिलाफ है। एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा ने कोर्ट में कहा, ऐतिहासिक रूप से जिन वर्गों के साथ अन्याय हुआ उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लाई गई थी। जिन लोगों के साथ या जिन लोगों को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए और जो लोग मुख्य धारा से वंचित हैं, जिन लोगों की अभी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी नहीं है कि वो समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें, उन लोगों के लिए
ये जो व्यवस्था है ये लाई गई थी, इसे केवल आर्थिक आधार पर नहीं दिया जा सकता। इनका कहना है कि इसके जो आधार हैं वो बदल देने चाहिए, केवल आर्थिक आधार ही इसके लिए परिपूर्ण नहीं है, आर्थिक आधार जो है परिपूर्ण नहीं है। एडवोकेट संजय पारिख ने कहा है कि पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के गरीबों को ईडब्ल्यूएस कोटे से अलग रखना संविधान में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जैसा मैंने आपको बताया कि इनका कहना है कि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण मिल रहा है, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, वो समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके तहत सभी लोग समान नहीं हैं। जो पिछड़े वर्ग के कुछ लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस में शामिल हो सकते हैं, या फिर आदिवासी जो लोग हैं उनको इसका जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो ये एक तरह से समानता का उल्लंघन है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इसके साथ ही आर्थिक आधार का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। डॉक्टर गोपाल ने कहा, ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ पाने की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक कमाई तक की है, यानी इसका लाभ उन परिवारों को भी मिलेगा जिनकी मासिक कमाई करीब 66,000 रुपये महीना है। देश में 96% परिवारों की मासिक कमाई 25,000 या उससे कम है। इससे प्रतीत होता है कि इससे लाभ पाने वालों का दायरा बहुत बड़ा है। इनका कहना है कि लगभग जो 66,000 जो लोग प्रति माह कमा रहे हैं वो सभी इसके अंडर आते हैं, लेकिन भारत के जो 96% परिवार हैं उनकी आय 25,000 या इससे कम है। तो इसके मुताबिक ये जो दायरा है 66,000 वाला, ये काफ़ी बड़ा है। तो इनका जो कहना है वो इस प्रकार से है कि जो 8 लाख रुपए का आपने जो प्रावधान किया है वो बहुत ज़्यादा है, इसको या तो कम किया जाना चाहिए या फिर ये डिसाइड किया जाना चाहिए कि कौन जो लोग हैं वो इसमें आएंगे और कौन इसमें नहीं आएंगे। केंद्र सरकार का रुख क्या है? अब जो केंद्र सरकार है उसका इस मामले के संबंध में क्या कहना है? सरकार की ओर से कोर्ट में अभी दलीलें दी जानी बाकी हैं, यानी कि सरकार ने अभी इस मामले के ऊपर कुछ भी नहीं कहा है। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपना एफिडेविट दिया है। इसमें मंत्रालय ने कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा करे। जो अनुच्छेद 46 है, आर्टिकल 46 है, इसके अनुसार आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके हितों की रक्षा करना जो राज्य है, राज्य से यहाँ तात्पर्य भारत से है, केंद्र से है। जो भारत है, हमारा जो देश है, जो संविधान है, उसका ये दायित्व बनता है कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके हितों की रक्षा करे। अब आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल जो 46 है ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो दुर्बल वर्ग हैं इनके जो हित हैं उसमें शिक्षा और वर्ग यानी कि व्यवसाय या फिर जो नौकरियां हैं, इनमें इनके लिए जो है प्रावधान करना है, या जो इनके हित हैं उनके हितों की रक्षा करना है। ठीक है, ये आर्टिकल 46 में लिखा गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्ग जो हैं उनको शिक्षा और जो उनका व्यवसाय है या जो नौकरियां हैं उसमें इनके जो हित हैं उनकी रक्षा की जाए। हितों की रक्षा से तात्पर्य है इनको जो इनका अधिकार नहीं मिल रहा है शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में, वो अधिकार इनको दिया जाना चाहिए, और ये संविधान की अवधारणा है। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, ऐसा इन लोगों के द्वारा कहा गया है। तो ये जो है पूरा मामला था ईडब्ल्यूएस को लेकर। जो मुद्दे उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो सभी मुद्दे मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर कोई फैसला आया नहीं है। जैसे ही इसका कोई फैसला आएगा, क्या इन लोगों का जो आरक्षण है वो ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा या फिर उसे समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर इसमें जो है
नए प्रावधान किए जाएंगे। जैसे ही इसके ऊपर कोई फैसला आएगा मैं आप लोगों को इससे ज़रूर रूबरू करवाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके इससे संबंधित कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल राजनीति एक्सपर्ट पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद।